Hello and a warm welcome to another edition of To The Point. As Aam Aadmi Party completes its 3 years of governance in Delhi, in the same year it can also claim to have 3 of its leaders inside the upper house of the parliament. What are the broader plans and what is the way forward for the Aam Aadmi Party? Joining me now is the newly inducted Rajya Sabha Member of Parliament, Sanjay Singh. Welcome on To The Point. नमस्कार, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। From being a party strategist, from being a party organization man, and now you are a member of parliament inside Rajya Sabha. Obviously, the journey has not been easy for you, but how would you really encapsulate the whole moment? देखिए, मुझे लगता है कि संगठन के एक कार्यकर्ता के तौर पर भी और पार्टी ने जब जब जो जिम्मेदारी दी तो मैंने उसको पूरी कोशिश की कि 100% मैं अपनी परफॉर्मेंस उसमें दे सकूं। 1994 से मेरा सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ। रेहड़ी पटरी वालों के लिए हम लोगों ने काम शुरू किया था अपना छोटे से ज़िले में, सुल्तानपुर में। वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ, फिर रघु ठाकुर जी जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े समाजवादी चिंतक हैं, उनके साथ उनके सानिध्य में रह के राजनीति का एक एक ककहरा सीखा। उसके बाद फिर ये 2005-06 में आरटीआई का आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें अरविंद जी से मुलाकात हुई। फिर स्वराज का आंदोलन शुरू हुआ, फिर अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ, फिर ये पार्टी बनी। हर भूमिका में मैंने अपनी कोशिश यही की कि 100% मैं अपनी परफॉर्मेंस दे सकूं। आम भाषा में लोग बोलते हैं कि जो आंदोलनकारियों की जो एक स्पिरिट होती है, वो जो एक स्पिरिट ऑफ एक्टिविज्म है, वो कभी जाती नहीं है। तो आप अपने आप को कंट्रोल कैसे करेंगे जब आप अपर हाउस में होंगे? तो नहीं, मुझे लगता है कि वहाँ भी लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए स्पिरिट ऑफ एक्टिविज्म होना चाहिए। वहाँ भी अगर आप देखिए तो चर्चा का स्तर, उसमें गरीब की बात, आम आदमी की बात लाना बहुत कठिनाई का काम है, इतना आसान काम नहीं है। मुझे जब बोलने का मौका मिला 15 मिनट, तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे अवरोध पैदा किए गए, क्योंकि इस देश के, मुल्क के आम आदमी की बात को मैंने वहाँ पे रखने की कोशिश की। दिल्ली सरकार के अधिकारों को रखने की कोशिश की। एक संघीय ढांचे में एक चुनी हुई सरकार को चलने नहीं देने के मुद्दे को हमने वहाँ पे रखने की कोशिश की। तो निश्चित रूप से हर जगह, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो कहा था कि अगर सड़क सूनी हो जाएगी तो संसद बेलगाम हो जाएगी। जो आपकी पार्टी में छवि है, वो ये लोग कहते हैं कि आप ट्रबल शूटर हैं, यानी कि संकट मोचन का काम करते हैं आप अरविंद केजरीवाल जी के लिए। लेकिन एक राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है? ऑब्वियसली यू विल रेज द इश्यूज ऑफ द गवर्नमेंट, यू विल रेज द इश्यूज ऑफ द कॉमन मैन, बट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यू हैव एंटर्ड द हाउस विद सम एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उनको आप किस हद तक आप पूरा कर पाएंगे? गतिरोध, अवरोध पैदा करने की तो बहुत कोशिश होगी। पहली जिम्मेदारी है कि सरकार जो आज काम कर रही है उसके मुद्दे क्या हैं, किन सवालों को लेकर ये सरकार बनी, क्या उम्मीदें देश के लोगों की थी। नौजवानों को रोजगार की उम्मीद थी, किसानों को कर्जा माफ़ होने की उम्मीद थी, उनको फसल का दाम मिलने की उम्मीद थी, व्यापारियों को उम्मीद थी कि उनका व्यापार आसान होगा, सरल होगा, उसमें उनको राहत मिलेगी टैक्सेस के अंदर। जो मिडिल क्लास था उसको लग रहा था कि हमारा टैक्स स्लैब बढ़ेगा, क्योंकि यही हमारे वित्त मंत्री थे, आदरणीय वित्त मंत्री जी जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि 5 लाख तक इनकम टैक्स स्लैब में छूट होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो लोगों से वादा करके सरकार आई है सत्ता में, उसको याद दिलाना और सरकार जनता के हित में काम करे, इसकी आवाज़ को वहाँ पर उठाना। लेकिन जब आप राज्यसभा के अंदर होते हैं तो एक चीज़ नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को कंडक्ट करती है और लीडर्स अपने आप को कंडक्ट करते हैं। बहुत बार होता है पॉलिटिकल पॉस्चरिंग भी होती है। आप अपने ऑपोजिशन के लीडर्स के साथ आप कैसे हाथ मिलाएंगे एक पर्टिकुलर इशू पे, उस पर भी कई बार बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े किए जाते हैं। तो जो राज्यसभा की फंक्शनिंग है उसको एनहांस करने के लिए, और ये भी कहावत है, न्यू क्रॉप ऑफ लीडर्स ऑलवेज कम विथ न्यू आइडियाज़, तो एक नए पीढ़ी के लीडर के होने के नाते आप राज्यसभा में आप अपने तरफ से ऐसा कौन सा एडिशन करेंगे जिससे कि राज्यसभा सुचारू रूप से चल सके? देखिए, मुझे लगता है कि राज्यसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए जो समय निर्धारित होता है बोलने के लिए,
उसमें जो अवरोध पैदा किए जाते हैं या हल्लेबाजी होती है या किसी मेंबर को बोलने नहीं देना है, इंटरप्ट करना है, उससे क्या होता है कि पार्लियामेंट मजाक में तब्दील हो जाएगी। अगर यही काम हम लोग करते रहेंगे तो देश का सर्वोच्च सदन, अपर हाउस, वो धीरे धीरे हल्ले गुल्ले का एक अड्डा बनता जा रहा है और लोगों में ये धारणा बनती जा रही है कि भाई हमारे मेंबर पार्लियामेंट जाते हैं, वो वहाँ सवाल कम उठाते हैं, हल्ला ज़्यादा मचाते हैं, चिल्लाते ज़्यादा हैं। तो राज्यसभा की फंक्शनिंग ठीक ढंग से चल सके, इसकी पहली तो जिम्मेदारी है सत्ता पक्ष की कि वो मेंबर्स की बात को सुने, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है स्पीकर साहब की कि वो राज्यसभा को अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए अपनी भूमिका निभाएं। मुझे लगता है कि इस बार के सत्र में जो मुझे देखने को मिला, 0 आवर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए होता है, जिसमें आप अपने क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे को या देश से जुड़े हुए मुद्दे को आप उठा सकते हैं, उसमें 3 मिनट का 2 मिनट का समय मिलता है। अब उस 0 आवर में आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो नया मेंबर था, बिल्कुल नया सदस्य था, 3 दिन मैंने दिल्ली के सीलिंग मुद्दे पे नोटिस लगाई और मुझे लगता है मुझे तीसरे चौथे दिन जाके मेरा नंबर आया, मुझे बोलने का मौका मिला। 3 दिन वो 0 आवर हल्ले में बीतता गया। अब आपकी कई बार मजबूरी हो जाती है, लेकिन हल्ला मचाने वाले तो आप ही के विपक्षी साथी थे। आपको बता रहा हूँ, उसका भी कारण बता रहा हूँ। जब आपको बात बोलने का मौका नहीं मिलता है तो उसमें फिर 2 रास्ते होते हैं आपके पास। या तो आप अपनी सीट पर खामोश बैठे रहिए, तो जो सीलिंग का, व्यापारियों को उजाड़ने का जो मुद्दा है, देश के राजधानी में 7 लाख व्यापारी उजाड़े जा रहे हैं, वो मुद्दा कहीं से नोटिस में नहीं आएगा किसी के। अपनी सीट पे आप खामोश बैठे रहिए। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको नहीं बोलने को मिलता है तो आप जाकर लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध दर्ज कराइए, नारेबाजी कीजिए। मैं समझता हूँ नारेबाजी वाला ऑप्शन ये लास्ट बिल्कुल ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो आप नारेबाजी करेंगे विपक्षी दलों के साथ? आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको व्यापारियों का मुद्दा उठाना है, आम आदमी का मुद्दा उठाना है, सदन में आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो फिर रास्ता क्या है आपके पास? या तो आप नारेबाजी कीजिए या खामोश बैठे रहिए। तो खामोश बैठने से बेहतर है कि आप अपना विरोध दर्ज कराएं लोकतांत्रिक तरीके से। वो हम लोगों ने 2 दिन तक किया, तीसरे दिन बोलने का मौका मिला तो अपनी बात रखी। संजय, आपका जब जिस समय चयन हुआ राज्यसभा मेंबरशिप के लिए, आपके 2 साथी और भी थे, एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता, जिनका नाम आया कि वो लोग भी नॉमिनेट किए जाएंगे। और जब ये तीनों का नाम आया तो बहुत सारे सवाल उठे थे कि क्यों ये जो बाकी आपके अलावा जो 2 लोग हैं वो क्यों लाए जा रहे हैं राज्यसभा में, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो इलिसिट मनी को लेकर है और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी। तो कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कि पार्टी का जो एक मूल सिद्धांत था, जो मूल प्रिंसिपल्स थे कि एक ऑनेस्टी ऑफ पर्पस और एक जो सेंस ऑफ डिलीजेंस, ये सब जो चीज़ें थी, उससे कहीं ना कहीं पार्टी क्या हट रही है? नहीं, मुझे लगता है कि एक आदमी को मौका देने के बाद उसकी परफॉर्मेंस क्या है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति जाकर काम क्या कर रहा है इसकी ओर लोगों का ध्यान जरूर होना चाहिए। जहाँ तक आप चयन की बात कही, चयन के बारे में पार्टी ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है, अब उसको बार बार दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। राज्यसभा चुनाव की मैंने इसलिए बात की थी जब आपका नॉमिनेशन हुआ था, क्योंकि आपकी पार्टी के ही लोग जैसे कुमार विश्वास और आशुतोष, इन पार्टी के अंदर अंदरूनी जो लोग थे, उन्होंने खुद ये बात बताई थी मीडिया को कि दे वर शॉर्ट श्रिफ्टेड, उनको चांस मिलना चाहिए था लेकिन कुछ आउटसाइडर्स को चांस दिया गया। कि जो मैं इसको कई बार पहले भी बता चुका हूँ, पार्टी ने देश के 18 प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क किया, जिसमें रघुराम राजन जी से लेके और बहुत लंबी लिस्ट है। तो कहीं भी हम लोगों के जाने की या हम में से कोई मेंबर पार्लियामेंट बनेगा, राज्यसभा में जाएगा, ऐसी दूर दूर तक कहीं ना कोई बात थी, ना उसकी कोई कोशिश थी। देश के 18 प्रतिष्ठित लोगों से बातचीत की गई, लेकिन दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, जो भी कहिए, उन लोगों ने हमारे अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और नई परिस्थितियों में फिर ये निर्णय पार्टी का हुआ है। लेकिन जो एक धारणा बन रही है कि बाकी जो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, नो ऑफेंस मेंट टू देम, बट दे आर फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड एंड दे ऑब्वियसली हैव अ फाइनेंशियल क्लाउड, सो वाज दैट वन पर्टिकुलर रीजन व्हाई? मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप ये समझिए कि दिल्ली सरकार ने, जो सरकार 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने का काम करती है, जो सरकार जनता के हित में इतनी सारी योजनाएं लेकर आ रही है,
उस सरकार के लिए कौन व्यक्ति बिजनेसमैन है, कौन ठेकेदार है, कौन बहुत पैसे वाला है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कहीं से भी। तो ये जो चर्चा चलाई जा रही है या ये जो कारण बताया जा रहा है, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अपने 3 साल अभी पूरे किए हैं गवर्नेंस के, और आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ था बेसिकली जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन कैंपेन चला, उससे आप लोगों के पूरी पॉपुलैरिटी बढ़ी, पूरा ग्रुप सामने आया, आपने चुनाव लड़ा। आज 3 साल के गवर्नेंस के बाद बहुत सारे लोगों में एक ये भी धारणा है कि आम आदमी पार्टी हैज़ बीन अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट, बट वुड यू करेक्ट मी ऑन दिस? मुझे लगता है कि ये धारणा बिल्कुल गलत है। और कोई भी सरकार की परफॉर्मेंस को आप कैसे चेक करती हैं? एक सरकार आई, एक पार्टी की सरकार आई, उस पार्टी की सरकार ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सारे जनता से वादे किए। क्या उन वादों पर वो सरकार खरी उतरी या झूठी उतरी, इसके आधार पर उसका परफॉर्मेंस तय होता है। अब हम अगर दिल्ली की सरकार की बात करते हैं, एक ऐसी सरकार जिसने बिजली का दाम आधा किया, 20,000 लीटर पानी मुफ्त किया, देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली और मुफ्त पानी देने का काम, ऐतिहासिक काम दिल्ली की सरकार ने किया। एक ऐसी सरकार जिसने एजुकेशन सिस्टम को इतना बेहतर बनाया कि आज विदेशों में हमारे टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। आज हॉकी के ग्राउंड आप देखिए, वर्ल्ड क्लास हॉकी के ग्राउंड स्कूलों कॉलेजों के अंदर बन रहे हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण हो रहा है। 40 देशों के शिक्षा मंत्री मास्को में बुलाए जाते हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया भी जाते हैं यहाँ से। मुझे लगता है मोहल्ला क्लिनिक का जो हमारा मॉडल है, उसकी चर्चा आज अमेरिका में हो रही है। पहले हम कहते थे अमेरिका से सीखो, आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। जो काम दिल्ली सरकार ने किया है, 5 फ्लाईओवर के निर्माण में हमने 300 करोड़ रुपए बचाने का काम किया। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद किसानों को सबसे बड़ा मुआवजा 50,000 रुपये हेक्टेयर मुआवजा देने का काम किया। जवान की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि देने का काम किया। जय जवान जय किसान के स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के नारे को जमीन पर सच करके हमने दिखाया। मुझे लगता है हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 3 वर्षों में इतने काम, घोषणा पत्र के इतने मुद्दे जनता के लिए पूरा करके आज तक की किसी सरकार ने नहीं दिखाया होगा। ये एक अनुकरणीय काम दिल्ली की सरकार ने किया। इसलिए बाकी आप हमारी 100 बातों से असहमत हो सकती हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की परफॉर्मेंस का जहां तक सवाल है, एक्सीलेंट, बेहतरीन और बेमिसाल 3 साल रहे हैं। 2019 के चुनाव भी ऑलमोस्ट दे आर अराउंड द कॉर्नर, एंड अब आप क्योंकि अब राज्यसभा में हैं और एक एक्स्ट्रा दायित्व आपके ऊपर है, और किस तरह से आप रीच आउट करेंगे ऑपोजिशन पार्टीज़ को? आपका ब्रॉडर प्लान क्या है 2019 के लिए? देखिए, 2019 के लिए अगर हम प्लान की बात कहें तो 14 में हमको झटका लग चुका है। ये ईमानदारी से आपके सामने स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच और शर्म नहीं है। 2014 के चुनाव में क्या हुआ था, हमने 430 सीटों पे चुनाव लड़ा, 409 पे हमारी जमानत जब्त हो गई। फिर हमको रियलाइज़ हुआ, पार्टी के अंदर बैठ के हम लोगों ने चर्चा की कि पूरे देश में चुनाव लड़ने के बजाय जहां हमारी संगठनात्मक स्थिति मजबूत होगी वहां हम चुनाव लड़ेंगे। इसलिए आपको याद होगा यूपी के पंजाब के चुनाव एक साथ थे। हमने निर्णय लिया कि हम पंजाब में सिर्फ लड़ेंगे। वहाँ हमारी 22 सीटें आई। पहले चुनाव में हम प्रमुख विपक्षी दल बने। हमने गोवा में चुनाव लड़ा, वहाँ पे हमको 6.2% वोट मिला। हमारे यूपी के अंदर हमने अभी लोकल बॉडी का चुनाव लड़ा, उसमें हमारे 50 के लगभग पार्षद आए, लगभग 20 और उसमें अभी नए शामिल हुए, तो 70 पार्षद आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के लोकल बॉडी में आम आदमी पार्टी के हैं। 2 हमारे चेयरमैन जीत के आए। तो हर चुनाव के अंदर हम अब बहुत संभल के, सोच के, अपने संगठन का जायजा लेकर कितनी सीटों पर हम लड़ सकते हैं, उस हिसाब से हम चुनाव लड़ रहे हैं। कर्नाटका हम लड़ने जा रहे हैं, कुछ सीमित सीटों पर लड़ेंगे। गुजरात में हमने चुनाव लड़ा, सीमित सीटों पर हम चुनाव लड़े। तो जहां जहां लोकसभा के चुनाव में भी हमको लगेगा कि इन सीटों पर हम चुनाव लड़ सकते हैं, बजाय इसके कि पूरे देश में हम कैंडिडेट खड़ा करें, पार्टी उसके बारे में निर्णय लेगी तो जैसे कि चुनिंदा सीटों पे हम चुनाव लड़ें। 29 स्टेट्स हैं, क्या आप उन सारे 29 स्टेट्स में कुछ कुछ सीटों पे लड़ेंगे या आप कुछ स्टेट से अपने आप को विड्रॉ भी करेंगे? नहीं, वही मैंने आपसे कहा ना, जहां लगेगा कि जिन स्टेट्स में, जैसे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में तो ये सर्वविदित है कि भाई हम सारी सीटों पे 7 की सातों सीट पे लड़ेंगे।
पंजाब है, पंजाब में लगभग सारी सीटों पे लड़ेगी आम आदमी पार्टी। इसी तरीके से दूसरे राज्यों में भी हम आकलन करेंगे अपने संगठन की स्थिति क्या है, किन सीटों पे हम लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं, उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे। आज आप क्या ये मानते हैं कि आपके पास फेसेस की कमी है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक फिनोमेना बन के उभरे थे, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल एक ही जगह प्रेजेंट हो सकता है, वो 10 जगह तो नहीं जा सकते। तो आपके पास फेसेस नहीं है। नहीं, मुझे लगता है अलग अलग स्टेट्स के अंदर लीडरशिप पैदा हो रही है और नए लीडर्स अपने अपने स्टेट के अंदर पैदा हो रहे हैं और वो काम भी अच्छा कर रहे हैं। आप रिग्रेट भी करते हैं इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं आपने कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स खोए भी, जैसे देखिए, योगेंद्र? कोई भी साथी पार्टी छोड़ के जाता है तो उससे पार्टी को फायदा होता है, ऐसा मैं नहीं मानता। निश्चित रूप से नुकसान होता है। अगर हमारे कुछ महत्वपूर्ण साथी समय समय पर हमको छोड़कर गए तो उससे नुकसान हुआ है, हमारी हमको एक धक्का लगा है, उससे उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जो मैं एक बार फिर से पार्टी प्रिंसिपल्स के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ कि जो एक ओरिजिनल करप्शन अगेंस्ट कैंपेन का जो फिनोमेना था जो आपने स्टार्ट किया, आपने बिल्कुल एक तरीके से पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को भी चैलेंज किया था जिन दिनों में यूपीए की सरकार थी, और आपने ये बोला था कि बिल्कुल जो एक जुमला होता था कि नहीं भाई सारे करप्ट हैं, नेता सारे करप्ट हैं, दैट वाज द जुमला विच योर पार्टी हैड इनिशियली कम अप विद. नाउ you along with 2 other colleagues, you are inside the parliament. Now when things like illicit money transactions और कहीं ना कहीं से कैसे फंड्स को बटोरने की बात जो आम आदमी पार्टी की बार बार सामने आ रही है, इस तरीके के जो क्रिटिसिज्म है उनको आप कैसे वार्ड ऑफ करोगे? बहुत अच्छा सवाल परसेप्शन कैसे चेंज करोगे? ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, जब हमने अपना आंदोलन शुरू किया था तो हमने सिर्फ एक मांग की थी कि भाई इस देश के अंदर संतरी से लेकर मंत्री तक कोई भी अगर भ्रष्टाचार करता है तो उसको जेल में डाला जाए। एक ऐसा कानून, सख्त कानून लोकपाल का होना चाहिए। दुर्भाग्य से वो कानून पास होने के बावजूद आज 4 साल लगभग होने जा रहे हैं, लागू नहीं हुआ, लोकपाल लागू नहीं हुआ इस देश के अंदर। दूसरी बात, जहाँ तक पार्टियों के फंड का सवाल है, हमारी पार्टी पे सवाल उठे। आज केंद्र की जो सरकार है उससे हमारे कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है, ये सब जानते हैं। हमारे 15 विधायकों को गिरफ्तार किया, हमारी 20-20 विधायकों की सदस्यता रद्द की, लगातार एक दुर्भावना से केंद्र की सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, बावजूद इसके हमारे चंदे पर इन्होंने जितने भी सवाल उठाए, जितने भी जांचें कराई, कुछ आज तक नहीं निकला। इसका मतलब कि आप इंटेंशनली एक पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हमारे चंदे में कोई गड़बड़ी मिलती नहीं है, लेकिन उसकी आप चर्चा कराते हैं। दूसरी तरफ क्या है, फॉरेन फंडिंग के नाम पे बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां सवालों के घेरे में आई। हाई कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई और उसके बावजूद इन्होंने नियमों के अंदर बदलाव करके रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से, यानी एक ऐसा कानून बना के जो पहले से प्रभावित हो, उस कानून को बनाकर ये दोनों पार्टियां बच गई। तो आप देखिए ना कि आज चंदे में पारदर्शिता के लिए मैं तो आपसे कह रहा हूं, हमारी पार्टी का तो ये मानना है, एक भी रुपए का चंदा हो उसको आप इस रसीद के और हिसाब के दायरे से बाहर मत रखिए। अभी आपने 2000 की लिमिट कर दी, क्यों कर दी? आप कहिए 10 रुपए का भी चंदा लोग देंगे तो रसीद से देंगे, उसका हम हिसाब देंगे। एक एक पैसे का हिसाब पार्टियों के चंदे का रखा जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आम आदमी पार्टी अगर करप्शन में हमारा कोई बहुत महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण मंत्री हो, विधायक हो, पार्टी का नेता हो, कोई भी पकड़ा जाएगा, वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ हम खुद खड़े होंगे। ये हमारा शुरू से स्टैंड रहा है, हम उस पर कायम है आज भी। आपके जो लीडर हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, आजकल वो बहुत ज़्यादा मीडिया से इंटरैक्ट नहीं करते हैं। क्या ये किसी स्ट्रैटेजी के तहत है कि वो बिल्कुल अब चुप हो चुके हैं? नहीं, मुझे लगता है जो भी ज़रूरी बात होती है जनता के बीच में उन सवालों पे अपनी बात रखते हैं वो, और बाकी सोशल मीडिया के जरिए या जो पार्टी के और तरीके हैं, हम अपनी बात को पहुंचाते हैं लोगों तक। नहीं, जैसे उनका अगर ट्वीट रिकॉर्ड देखिए, अगर आप उनका ट्वीट रिकॉर्ड देखिए तो उन्होंने जो 16 और 17 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ एक हमला बोला था, वो हमला बिल्कुल कम होता नजर आ रहा है। किसी तरह से तो शांति से रहने दीजिए। जब अरविंद केजरीवाल मोदी के खिलाफ ज़्यादा बोलते हैं तो भी गलत है, मोदी के खिलाफ नहीं बोलते हैं
तो क्यों नहीं बोलते? मुझे लगता है कि अगर एक आदमी अपना आत्मावलोकन करके किसी भी बारे में कोई फैसला लेता है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। पूरे देश के अंदर इसी बात की आलोचना हो रही थी कि भाई आप मोदी के खिलाफ बोलते हैं। अब वो आदमी अपने आप में आत्मावलोकन करके अगर निर्णय ले रहा है, हम नहीं बोलते हैं। नहीं, इसके दो मतलब निकल सकते हैं कि भाई वो क्या डर गए इसलिए चुप हो गए, या दूसरा सवाल ये हो सकता है कि वो किसी स्ट्रैटेजी के तहत ये रणनीति का सवाल हो सकता है, डरने का सवाल तो दूर दूर तक हाँ, इसीलिए मैंने पूछा। ये रणनीति का सवाल हो सकता है, ये हमारी सोच का सवाल हो सकता है, लेकिन डरने का तो दूर दूर तक सवाल नहीं है। डरेंगे किस बात के लिए? अच्छा, 2019 का चुनाव पास आ रहा है और अब ऑब्वियसली बात है कि सारे विपक्षी दल वो कह रहे हैं कि अगर वो एकजुट नहीं होंगे तो मोदी जी को हराना बहुत मुश्किल है। तो क्या किसी विपक्षी दल से आपकी बातचीत इस समय चल रही है? क्या आप कांग्रेस से या लेफ्ट से या बीएसपी, एसपी, आप किन किन पार्टी से आपने हाथ मिलाने की कोशिश की है अभी? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी का चुनावी गठबंधन का इतिहास हम लोग देखें, क्योंकि हमारी पार्टी अभी 5 साल पुरानी पार्टी है, हमने सिर्फ एक पार्टी से, लोक इंसाफ पार्टी से पंजाब में समझौता किया, जो वहाँ की लोकल पार्टी है। 6 सीटें उनको दी थी और बाकी सीटों पे हम लोग लड़े थे, 111 सीटों पे। ऐसे गठबंधन जिसके ऊपर कहीं कोई सवाल ना खड़े हों, उसके बारे में निश्चित रूप से पार्टी सोच सकती है। लेकिन जो गठबंधन सवालों के घेरे में आएंगे या जो गठबंधन आलोचना और निंदा के घेरे में आ सकते हैं, ऐसे गठबंधनों से हम लोग हमेशा बचेंगे और प्रयास ये रहेगा कि गठबंधन मुक्त अपनी जो बात है वो लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करें। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं, मुद्दा आधारित गठबंधन जरूर होना चाहिए। विषयों पर, मुद्दों पर, जैसे भी जज लोया का मामला था, उस पर सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर महामहिम राष्ट्रपति के पास गई, बिल्कुल जाना चाहिए। ऐसे अगर कोई बड़े सवाल आते हैं उस पर हम लोग बिल्कुल और ये सिर्फ विपक्ष का मामला नहीं है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आएंगे जिसमें सत्ता पक्ष के साथ भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। मेरा ये सवाल है कि एरिथमेटिकली अगर ये जरूरत आएगी कि सारे विपक्षी दलों को एक होना पड़ेगा, तो आप क्या उस समय ये बोलेंगे कि आप कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे या लेफ्ट से हाथ नहीं मिलाएंगे या बीएसपी से नहीं हाथ मिलाएंगे? हाथ तो मिलाना पड़ेगा ना आपको। मुझे लगता है कि कुछ पार्टी के अपने प्रिंसिपल्स भी होते हैं, आप पार्टी के अपने सिद्धांत भी होते हैं। अगर सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए हम उन सिद्धांतों से समझौता कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आलोचना होगी इस बारे में। तो मैंने आपसे कहा, ऐसे गठबंधन, जिन गठबंधनों से पार्टी कहीं किसी सवालों के घेरे में ना आए, उसके बारे में निश्चित रूप से हम लोग विचार कर सकते हैं, जैसा हमने पंजाब में किया। एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। लेकिन जिन गठबंधनों के खिलाफ हम बोलते रहे हैं, जिन पार्टियों के खिलाफ हम बोलते रहे हैं, उनके साथ जाने का तो कोई मतलब नहीं। तो मैं ये मान लूं कि आप कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, शायद बीएसपी या एसपी के साथ भी हाथ नहीं मिलाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें मानने ना मानने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमने कभी उनके साथ किसी चुनावी गठबंधन के बारे में ना कोई पहल की, ना कोई बातचीत की, ना कोई इसके बारे में कोई चर्चा की, ना ऐसी कोई सोच है। नहीं, लेकिन अगर राहुल गांधी आपके पास आते हैं और कहते हैं कि चलिए अब संजय जी हाथ मिलाया जाए और ये चुनाव हमें एक साथ ही लड़ना है, तभी आप मोदी जी के पावर को रोक सकते हैं, तो आप क्या करोगे फिर? नहीं, मुझे लगता है कि सारी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं इस देश के अंदर, वो अपनी पार्टी का अपना एक एजेंडा लेके चलती हैं और हमारी पार्टी की जो दृष्टि है, जो सोच है, वो साफ तौर पे हमारा मानना है कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जो भी पार्टियां हैं जिन्होंने इस देश के ऊपर राज किया है, जिन्होंने तमाम घोटाले और भ्रष्टाचार किया है, उनसे समान दूरी बना के रखी जाए। लेकिन आपको ये भी तो कहीं ना कहीं आप मानते होंगे कि अगर आप अकेले चुनाव लड़ेंगे तो ऑब्वियसली आपकी बहुत सारी वॉइसेस तो नहीं आ पाएंगी ना पार्लियामेंट के अंदर। अभी पार्टी आपकी यंगेस्ट पार्टी है, यंगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। मैंने इसीलिए आपसे नॉट बी एबल टू गेट दैट नंबर ऑफ सीट्स। मैंने तो आपसे साफ तौर पे स्वीकार किया कि भाई 2014 में हम 430 सीटों पे लड़े, 409 पे हमारी जमानत जब्त हुई। उसके बाद ही हमने ये फैसला लिया पार्टी के अंदर कि भाई जहां हमारी संगठनात्मक स्थिति मजबूत होगी, चुनाव हम वहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ चुनाव लड़ेंगे ऐसा नहीं है। तो जहां हमारा संगठन मजबूत रहेगा, जिन स्टेट्स के अंदर लोकसभा हम लड़ने के लायक रहेंगे, वहां लड़ेंगे। जो अभी पॉलिटिकल नैरेटिव एक उभर कर आ रहा है, एक जनरल परसेप्शन है कि ठीक है, मे बी बीजेपी के लिए चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो रही हूँ, लेकिन अभी भी
मोदी जी की जो लोकप्रियता है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, और जिस तरह से वो अपने सरकार अपने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने की बात कह रही है, तो बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि 2019 में बीजेपी फिर से वापस आएगी। देखिए मैं तो अभी का जो नैरेटिव है उसके हिसाब से आप क्या बोलोगे? देखिए किस तरह से उभर रहा है पॉलिटिकल देखिए मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहूँगा, मोदी जी की लोकप्रियता थी, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता अब नहीं है। उसकी वजह आपने ये क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं, कहना आम है? आदमी पार्टी का कहना नहीं है। आप पूरे देश में जो धारणा बन रही है वो देख लीजिए। आज ये धारणा बनती जा रही है कि सिर्फ ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े जुमले बोलती है, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए 15 लाख हर खाते में आने की बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई इस सरकार के द्वारा। जमीन पे किसी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए भी ये बोला जाता है कि वो तो एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट है। नहीं, आप बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, कामों का तो मूल्यांकन करेंगे ना। चुनाव बहुत जल्दी आ जाएंगे, तो चुनाव में नतीजे जो आएंगे उससे सारा फैसला हो जाएगा कि कौन सी पार्टी खरी उतरी। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आप हमेशा एक पार्टी स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, यू बीन कैंपेन कमिटीज इन चार्ज। आप जिस रुतबे के साथ अपने पॉलिटिकल जो आपकी मैसेजिंग है वो इतनी स्ट्रांग है, आपको नहीं लगता कि आपको कभी ना कभी कॉन्टेस्ट करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए था। और जब पार्टी कभी कहेगी चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब 6 साल के कार्यकाल हो सकता है कि आप पूरा ना करें उस समय चुनाव के बारे में अगर मेरा अपना मानना है, 2013 में पार्टी ने कहा, मैंने चुनाव नहीं लड़ा, संगठन का काम किया, इसलिए कि मुझे लगा कि चुनाव लड़ने से ज़्यादा जरूरी काम है संगठन के लिए प्रचार करना और विधायकों को चुनाव लड़ाना। शायद उस समय चुनाव लड़ता तो सरकार में आराम से जीत के मंत्री बन जाता, 14 में चुनाव लड़ लेता किसी सीट से, हो सकता है बाद में तो अब लग रहा है हो सकता है जीत पाता, नहीं जीत पाता, लेकिन चुनाव लड़ सकता था आराम से। 15 में भी चाहता तो विधानसभा का चुनाव लड़ सकता था, तो आप मंत्री बन जाता सरकार में। तो मैंने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से फैसला लिया कि चुनाव नहीं लड़के संगठन का काम करना है, चुनाव नहीं लड़के पार्टी के लिए काम करना है, प्रचार करना है। पंजाब भी गया, वहां भी 2 साल मैंने काम तो अगर जरूरत पड़ेगी तो आप बिना अपना 6 साल का कार्यकाल किए बिना ही आप त्यागपत्र देके आप मैदान में पार्टी जब जो कहेगी करने के लिए तैयार है। It was a pleasure talking to you, Sanjay. Thank you. So that's it on this episode of To The Point. See you next time with another personality. Goodbye and thanks for watching.